अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। फरवरी का ओवरव्यू। मेरा इस महीने कोई प्लान नहीं था ओवरव्यू बनाने का, क्योंकि मेरे टेरेस के ऊपर काफ़ी गंद मचा हुआ है। चलने के लिए भी जगह ठीक से नहीं है। जहाँ देखें पौधे ही पौधे, कटिंग्स ही कटिंग, और कोई सीडलिंग की हुई है मैंने। कहीं पर खाद बना रहा हूँ मैं। बहुत ही अजीब सा माहौल बन रहा है यहाँ पर। लेकिन आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ओवरव्यू कहाँ है, तो सोचा कुछ ना कुछ ओवरव्यू तो देना बनता ही है, क्योंकि आप लोगों को भी तो अपडेट करना होता है। ये देखिए, मेरी बिल्ली की एक आंख नीचे गिर गई। आई थिंक इसको दोबारा से मुझे जोड़ना पड़ेगा। अरे नीचे गिर गई। काफ़ी पुरानी थी ये आतिफ ने और मैंने मिलकर बनाई थी। कोई बात नहीं, इसकी आंख मैं दोबारा से यहाँ पर जोड़ दूँगा। तो कहाँ से शुरू करूँ, मेरी समझ से फ़िलहाल बाहर है। चलिए यहाँ से ही शुरू करता हूँ मैं। कुछ कटिंग मैंने लगाई हुई थी बिगोनिया की भी, लेकिन बिगोनिया के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई कि बिगोनिया की कटिंग आपने किस तरह लगानी है। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन ये गर्मी के दिनों में मर जाता है। बहुत भी केयर की जाए फिर भी ये ठीक तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत केयर की अपने बिगोनिया प्लांट की, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया था जून जुलाई के महीने में। बस ब्रांचेस इसकी काटते जाइए और लगाते जाइए, ये वहीं पर अपनी रूटिंग शुरू कर लेता है, लेकिन सिर्फ सर्दी के दिनों में ही। गर्मी के दिनों में ये सर्वाइव नहीं करता। और कुछ वंडरिंग जीव की भी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, कुछ मैंने सेल भी की। अब फिर ये दोबारा से रेडी हो चुकी हैं। अब इनको मैं दोबारा शिफ्ट करूँगा और सेल के लिए ऐड लगा दूँगा। स्वीट पोटैटो वाइन के ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, मतलब अभी अपलोड नहीं की। कटिंग उसकी किस तरह हम ग्रो कर सकते हैं वो भी जल्दी देखने में मिलेगी। यहाँ पर मैंने कुछ आईवी वाइन की भी कटिंग्स लगाई हैं, इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। जैसे ही इनकी रूटिंग शुरू होगी तो मैं वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्रीपर जैनी की भी काफ़ी कटिंग्स मैंने लगाई हैं, छोटे पत्तों वाली और बड़े पत्तों वाली दोनों ही। और गुले दाऊदे की काफ़ी कटिंग्स मैंने लगाई जो कामयाबी से अब ग्रोथ भी कर रही हैं। बहुत सौ की रूटिंग शुरू हो चुकी है और बहुत सी कटिंग मैंने ये लगाई थी इन छोटे छोटे कप्स के अंदर, छोटे छोटे गमलों के अंदर। सभी की रूटिंग शुरू हो गई, अब पौधे बनना शुरू हो गए हैं। आने वाले साल के लिए काफ़ी सारे फूल देखने में मिलेंगे। कुछ हाइबिस्कस की भी कटिंग लगाई थी, लेकिन आई थिंक ये सर्वाइव ठीक तरीके से नहीं कर पाई और ये मुरझा रही हैं, मतलब नीचे से गल गई होंगी। एनीवे कोई बात नहीं, ये नॉर्मल होता ही है। और ये पौधा बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला, जिसका नाम है हैंगिंग जेरेनियम। हैंगिंग पॉट में लगा हुआ जेरेनियम का पौधा बहुत खूबसूरत दिखता है। एक नॉर्मल जेरेनियम का पौधा होता है जो नॉर्मल गमले के अंदर हम लगाते हैं, और एक पौधा होता है जिसको हैंगिंग पॉट में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं हैंगिंग जेरेनियम। हैंगिंग जेरेनियम की भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन ये कौन सी है ये मुझे नहीं मालूम। ये नर्सरी से मैं लाया था करीब 3 महीने पहले, और इसकी मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स अभी लगा ली हैं। बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। कटिंग को काटिए और मिट्टी में लगा दीजिए, वहीं से रूटिंग भी शुरू हो जाती है। इसको कौन से कलर के फूल लगेंगे अभी कहना मुश्किल है। और क्राइसूला को भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ये वही क्राइसूला है जो ऑरेंज कलर के फूलों वाला कोलेंचो है। इसको कोलेंचो भी बोलते हैं। ये जेड फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है, मतलब ये एक सैकुलेंट प्लांट है। लाख कोशिश कर लें लेकिन ये फ्लावरिंग सिर्फ सर्दी के दिनों में ही करता है। मतलब दिसंबर के महीने में बडिंग इनकी शुरू हो जाती है, और जनवरी से फरवरी और मार्च और अप्रैल तक इनकी बडिंग, मतलब इनकी फ्लावरिंग चलती ही रहती है। ये पौधा परमानेंट होता है, मतलब पूरा साल आपके पास रह सकता है। सिर्फ इसको कम पानी दें, ये सर्वाइव करता ही रहेगा, और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाती है। सेंचेजिया को कटिंग से किस तरह ग्रो किया जाए इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है। जैसे ही ये कंप्लीट होती है, मतलब इसकी रूटिंग अच्छे से शुरू हो जाएगी, उसके बाद मैं वीडियो को कंप्लीट करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अमरैंथस का एक प्लांट मैं पिछले साल लेकर आया था, और एक प्लांट से मैंने कितनी ही कटिंग्स ग्रो की और कितनी ही सेल की। और कल ही मैंने दोबारा कटिंग्स को रेडी किया है, मतलब उनको शिफ्ट कर लिया है जिनकी रूटिंग शुरू हो चुकी थी। ये हैं लाल लाल अमरैंथस के पत्ते। काफ़ी देखने पर खूबसूरत लगते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके पत्तों की शाइन बहुत ही अजीब सी होती है, मतलब अपनी तरफ खींचती है वो। एक दिखाता हूँ जिसको मैंने अभी तक काटा नहीं था। ये देखिए, लाल अमरैंथस के पत्ते देखने पर कितने ही दिलकश लगते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं ये। अगर इनकी तरफ ना भी देखा जाए तो ज़बरदस्ती ये अपनी तरफ खींचते हैं हमें, मतलब इनका कलर ही इतना दिलकश होता है। और ये रहा हैंगिंग जेरेनियम की कटिंग्स जो मैंने ग्रो की हैं, और कुछ इसमें लगा दी हैं और छोटे कप्स में भी लगाई हैं। बहुत जल्द ये बड़े हो रहे हैं और देखेंगे इनको कौन से फूल लगेंगे। कहते हैं ये पौधा गर्मी में भी नहीं मरता, सिर्फ गर्मी के दिनों में इसको शेडी एरिया में रखें तो अच्छे से ग्रोथ चलती रहती है। और ये है हमारी क्रीपर जैनी। क्रीपर जैनी के ऊपर वीडियो मेरी बन रही है, किस तरह हमने कटिंग्स को काटना है, किस तरह उसकी रूटीन शुरू करवाई और किस तरह हमने इस गमले के अंदर शिफ्ट किया। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई इसकी। जैसे ही इसकी ब्रांचेस ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और पोट के साइड पर लटकने लगेंगी, उसके बाद मैं वीडियो को कंप्लीट करके शेयर करूँगा। इसको अभी आई थिंक और भी 1 महीना लग सकता है।
और ये भी एक सैकुलेंट पौधा है, लेकिन इसका नाम मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है। हैंगिंग पॉट के अंदर ही लगा होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मालूम हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा इसका क्या नाम है। लेकिन ये तो श्योर है कि ये वेरीगेटेड है, मतलब इसके पत्तों में 2 कलर का शेड होता है। और टमाटर के ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, मैंने आपको बोला था उसके ऊपर वीडियो का काम चल रहा है। मतलब उसकी कटिंग को हम पानी के अंदर किस तरह ग्रो कर सकते हैं और किस तरह उसकी रूटिंग शुरू होगी, ये देख सकते हैं आप। अब इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द ये वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे चैनल का नाम किचन गार्डनिंग है, इसलिए मुझे दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस रखना पड़ता है, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर भी और हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी। हॉर्टिकल्चर उसको बोलते हैं जो घरों में आपको रोड साइड पर आपको पौधे देखने में मिलते हैं, जिस तरह गुलाब के पौधे, जैस्मीन के पौधे और तरह तरह के पौधे, जिसमें दरख्त भी शामिल हो जाते हैं। और एग्रीकल्चर बोलते हैं जिसके अंदर सब्जियां उगाई जाती हैं। अब मैं अपने छोटे से टेरेस के ऊपर दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं रख पाता। सब्जियों के लिए फुल धूप चाहिए और हॉर्टिकल्चर के लिए शेडी एरिया चाहिए। हॉर्टिकल्चर में हम कटिंग्स भी लगाते हैं, एयर लेयरिंग भी करते हैं, शेडी एरिया में भी प्लांट्स रखते हैं, इंडोर प्लांट्स भी होते हैं और आउटडोर भी होते हैं, इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पाता ठीक तरीके से। तो अब मैं क्या करूं, किचन गार्डनिंग को ही लेकर चलूं या हॉर्टिकल्चर को भी साथ में लेकर चलूं? मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ मैं एक टेरेस के ऊपर, एक छोटी सी जगह के ऊपर नहीं कर सकता। अब गर्मी के दिन शुरू हो रहे हैं, फरवरी की आज 21 तारीख हो चुकी है। अब ग्रीन नेट के ऊपर भी एक और ग्रीन नेट डालना पड़ेगा मुझे, ताकि नीचे वाली साइड पर जो पौधे हैं, जो इंडोर पौधे हैं, जिनको शेडी एरिया अच्छा लगता है, वो ठीक तरीके से ग्रोथ करते रहें। लेकिन सब्जियों के लिए ये इन्वायरमेंट बिल्कुल ही ठीक नहीं होता। ऐसा माहौल सब्जी की ग्रोथ के लिए बहुत बुरा होता है। सब्जी की ग्रोथ के लिए फुल धूप की ज़रूरत होती है, जो कि मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा इस साल। मैंने काफ़ी सीडलिंग भी की हुई है, जिसके अंदर फूलों वाले बीज भी हैं और जिनके अंदर कुछ सब्जियां भी हैं। सूरजमुखी के 3-4 वैरायटी, मतलब उनके डिफरेंट कलर मैंने ग्रो किए हुए हैं, जो अब ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो रहे हैं। और मॉर्निंग ग्लोरी की भी मैंने सीडलिंग की थी, जो बहुत ही खूबसूरत फूलों वाली होती है। और पैसीफ्लोरा की भी मैंने सीडलिंग की हुई है, लेकिन इसकी सीडलिंग को करीब 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी सीडलिंग शुरू नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ही लेट शुरू होती है। अब सीडलिंग को धूप की ज़रूरत भी है, शेडी एरिया की भी ज़रूरत है, इसलिए मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता। सब्जियों में मैंने खीरा भी लगाया, कद्दू भी लगाया, तर भी लगाई, करेला भी लगाया हुआ है, जिनकी सीडलिंग शुरू होना अभी बाकी है। तो इन सब सब्जियों को धूप की ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन शेडी एरिया के अंदर टमाटो को आप खूब अच्छे से ग्रोथ करवा सकते हैं और उसको फ्रूट भी लगेगा, मतलब टमाटर भी लगेंगे। ये जो टमाटर के पौधे आप देख रहे हैं, 3 पौधे, इनको हमने कटिंग्स के थ्रू ग्रो करने की कोशिश की थी और हम कामयाब हुए थे। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। अब ये पौधे अच्छे से ग्रोथ में आ चुके हैं, बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे और इनको भी टमाटर लगना शुरू हो जाएंगे। ड्राइसिनिया कोर्डिलाइन के ऊपर हमारी वीडियो मौजूद है, जिसके अंदर मुर्तज़ा साहब भी थे। इसकी कटिंग किस तरह ग्रो करनी है, इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। ये कटिंग के थ्रू मैंने ग्रो किए हुए 2 पौधे हैं, जिनकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो चुकी होगी। जल्दी ही वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। घरों के अंदर इंडोर प्लांट्स बड़े हों तो देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनको धूप की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से डबल माइंडेड होता हूँ कि कौन सी वैरायटी रखूँ और कौन सी ना रखूँ। मैं असल में जल्दबाजी नहीं करता, जो भी काम करता हूँ बहुत सोच और समझ के साथ करता हूँ, ताकि बाद में मुझे पछताना ना पड़े। जब भी कोई काम किया जाए अच्छे तरीके से पहले उसको सोचिए, समझिए, उसके बाद कीजिए, क्योंकि जल्दी में किया हुआ काम बहुत ही ख़राब हो सकता है। ये कोलियस बहुत ही अजीब से पत्तों वाला, इसकी मैंने कितनी सारी कटिंग्स लगाई और अच्छे से पौधों की अब ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं गमलों के अंदर। इसके ऊपर आप लोगों ने आई थिंक वीडियो नहीं देखी, या मैं भी देख ली होगी, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है। और ये रहे हमारे अजवाइन के पौधे, जो एक ही टोकरी के अंदर कितने सारे सीड मैंने डाल दिए थे। अब इनको फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द ये फूल खिल भी जाएंगे और उसके बाद में भी अंदर अजवाइन बनना भी शुरू हो ही जाए। लेकिन इनकी ठीक तरीके से मैं केयर नहीं कर पाता। ये देखिए खुद ब खुद ही उगे हुए हैं और ये नीचे वाली साइड पर आकर दोबारा से आप शूट जाने की कोशिश में हैं। इनमें से 2 पौधों को मैंने ट्रांसप्लांट किया था, जो कि ये हैं। अब इनकी हाइट भी करीब 2 फुट बढ़ चुकी है और बहुत जल्द इनको भी फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। कुछ को तो कलियां अभी लग भी चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं मिट्टी को गुड बाय बोल रहा हूँ और ऐसा मिक्सचर बना रहा हूँ, ऐसी पोटिंग मिक्स बना रहा हूँ जिसका वेट बहुत ही कम हो, जिसमें कोकोपीट, पीट मॉस, गाय का गोबर, कंपोस्ट, इस तरह की चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो पोटिंग मिक्स मेरे हाथ में है, इसमें कंपोस्ट है और कोकोपीट है, मतलब शुगर कैन मड की कंपोस्ट, गन्ने का जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है वो, और कोकोपीट। इन 2 चीज़ों के अंदर मैंने बहुत से पौधे छोटे छोटे शिफ्ट भी किए हैं। चलिए वो भी दिखाता हूँ। ये जितने भी आप पौधे देख रहे हैं, ये सारे इसी मिक्सचर के अंदर मैंने ग्रो किए हैं। और ये कटिंग्स भी, स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कटिंग दोबारा से मेरे पास रेडी हो चुकी है फॉर सेल। पहले भी काफ़ी मैंने बनाई थी, लेकिन वो जल्दी से ही सेल हो गई। और कुछ मैंने अभी हैंगिंग पॉट के अंदर भी ग्रो कर रहा हूँ।
अब इनकी ग्रोथ बढ़ चुकी है, बहुत जल्द ये रेडी हो जाएंगे। जब इनकी ब्रांचेस साइड पर लटकना शुरू हो जाएंगी उसके बाद इसकी मैं फेसबुक के ऊपर ऐड भी लगा दूंगा। इन गमलों के अंदर मैंने मिट्टी यूज़ नहीं की, वही मीडिया यूज़ किया जो आपको अभी दिखाया। ये रहा मेरा दूसरा टेरेस जिसके ऊपर फुल डे के लिए धूप आती है और इस जगह पर मैं डे बाय डे पौधों को इंक्रीज़ मतलब बढ़ाता ही जा रहा हूँ, जो कि घर वालों के लिए काफ़ी परेशानी का बायस भी बन रहा है। उन्होंने कपड़े फैलाने होते हैं इन तारों के ऊपर, तो यहाँ पर ही मेरे सारे गमले भी पड़े हुए हैं। बच्चों को खेलने भी नहीं देता, और जब बच्चे खेलते हैं उनके बॉल से, उनके बैट से काफ़ी मेरे पौधे भी टूट जाते हैं और काफ़ी फूल के बड़ भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी गुस्सा भी आता है। एनीवे, ये रहे वो मेरे पौधे जो मैंने पॉटिंग मिक्स के अंदर ग्रो किए हुए हैं। ये पेंजी के पौधे हैं। पेंजी के ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है, किस तरह हमने सीडलिंग करनी है, किस तरह ट्रांसप्लांट किया, और जब वो फूल पर आ गया तो मैंने वीडियो को कंप्लीट कर दिया। कुछ दिनों में आपको देखने में मिलेगी। उसके बाद मैंने जितने भी पौधे बच गए थे गमले के अंदर, सबको मैंने गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया है एक एक करके। और ये गेजानिया के पौधे और प्लास्टिक के पोट मैंने यूज़ किए हुए हैं जो काफ़ी लाइट वेट होते हैं। इनमें ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि गमले का वेट भी कम होता है और साथ में जो हमने पोटिंग मिक्स यूज़ किया है उसका वेट भी कम होता है और गमले टूटने का ख़तरा भी नहीं होता। और ये एसोकेरिया के मैं 50 पौधे लाया था जो सारे सेल हो चुके हैं और अब यही सिर्फ बाकी बच गए हैं। और अब इनकी दोबारा से ग्रोथ शुरू हो चुकी है, मतलब अब मौसम आ चुका है। ये गर्मी के दिनों में ग्रोथ अच्छे से करते हैं। इनके पत्तों का कलर ऊपर से ग्रीन और नीचे से रेड होता है। और मैरीगोल्ड और गेजानिया के ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है। मैरीगोल्ड को तो अच्छे से पहले से ही फूल लगना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी तक गेजानिया को फूल कोई भी नहीं लगा। मैरीगोल्ड को देखिए, छोटे से कप के अंदर, मतलब गमले के अंदर, छोटा सा गमला है, इसके अंदर फूल अच्छे से खिले हुए हैं सभी को। बहुत से लोगों को ऐसी वीडियोस देखने का बहुत शौक होता है जिसके अंदर ज़्यादा फूल लगे हों, या उनका हॉबी ही ऐसा होता है जिनके अंदर फूलों वाले पौधे देखने में उनको मिलते हैं। लेकिन मेरे टेरेस के ऊपर ज़्यादा फूलों वाले पौधे नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, क्योंकि मैं आउटडोर और इंडोर दोनों को लेकर नहीं चल पाता। देसी डालिया के ऊपर आपने वीडियो देखी थी, हमने किस तरह उनकी सीडलिंग की थी, और दोबारा से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा था जब तक ये बड़े और फूलों पर नहीं आ जाते। अब ये फूलों पर आ चुके हैं, वीडियो साथ साथ बन रही है, और एक फूल खिलने के बाद अब मुरझा चुका है। मैं भी इसके अंदर अब सीड बनना भी शुरू हो जाएं। जैसे ही इसके मैं सीड कलेक्ट कर लूँगा, वीडियो को कंप्लीट करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कहते हैं देसी डालिया पूरा साल ग्रोथ कर सकता है। गर्मी के दिनों में अगर इसको शेडी एरिया में रख लिया जाए तो ये सर्वाइव कर सकता है आने वाले दिनों के लिए भी, मतलब विंटर सीजन के लिए भी। कार्नेशन के ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। कार्नेशन के पौधे काफ़ी लंबे हो गए हैं, और ये देखिए एक गमले के अंदर जिसके अंदर हमने सीडलिंग की थी, अभी तक इनको मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतनी जगह ही नहीं होती। लेकिन अभी तक इनको कोई भी फूल नहीं खिला। मे भी रूट बाउंडिंग की वजह भी हो सकती है, लेकिन एक एक गमले के अंदर एक एक पौधा शिफ्ट किया हुआ काफ़ी लंबे हो गए हैं। मे भी इनको फ्लावरिंग भी हो जाए शुरू कुछ दिनों में। गजानिया को मैंने शिफ्ट कर दिया है वही पॉटिंग मिक्स के अंदर जो अभी आपको दिखाया है, और अब इनको ये देखिए बर्ड लगना भी शुरू हो चुका है। बहुत जल्द ये बर्ड भी खिल जाएगा और उसके बाद मैं वीडियो को कंप्लीट करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। स्ट्रॉबेरी के पौधों को भी अच्छे से फूल लग चुके हैं और अब फ्रूट लगना भी शुरू हो चुका है। ये ग्रीन ग्रीन आप देख सकते हैं, ये सारी स्ट्रॉबेरी हैं जो फ्यूचर में लाल होने वाली हैं। इनको मैंने फुल धूप में रखा हुआ है क्योंकि फुल धूप में रखने की वजह से इनको ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और फूल भी लगते हैं। ये वही पौधा है जो आई थिंक मैं 1 या 2 महीने पहले नर्सरी से लेकर आया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि नर्सरी प्लांट को किस तरह हम गमले में शिफ्ट कर सकते हैं और उसके पत्ते क्यों जड़ जाते हैं। और अब इसको देखिए मैंने फुल धूप में रखा हुआ है। डेली 6 से 7 घंटे यहाँ पर धूप आती है और इसके पत्तों की शाइन देखिए गुलाब के पौधे के, और इसको 3 कलियाँ भी लग चुकी हैं, एक फूल भी खिल रहा है, इसके अंदर से खुशबू भी निकल रही है और नीचे से भी काफ़ी ग्रोथ हो रही है इसकी। एक ब्रांच टूट गई थी इसलिए वो मुरझा चुकी है। गुलाब के पौधे को धूप बहुत अच्छी लगती है, बल्कि हर फूलों वाले पौधे को और सब्जी वाले पौधे को और फ्रूट वाले पौधे को धूप बहुत अच्छी लगती है। लेकिन गुलाब के पौधे को जून जुलाई की धूप में नहीं रखना, नहीं तो वो बर्न हो जाएंगे, उनके पत्ते जल जाएंगे और पौधा मुरझाना शुरू हो जाएगा। विंटर की धूप इनको अच्छी लगती है जब तक कि टेम्परेचर ज़्यादा हाई ना हो। और कुछ वो पौधे जो मैंने मंगवाए थे फ्रूट वाले, जिसके अंदर नींबू भी है, अब इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी थी और अब इसको फ्रूट लगना भी, मतलब नींबू लगना भी शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये है लिटर नींबू। पता नहीं लिटर नींबू है या कोई और नींबू है, अभी नहीं पता चल सकता जब तक कि इसको अच्छे तरीके से फ्रूट ना लग जाए। ये देखिए, कहते हैं लंबे साइज़ का इसको नींबू लगता है और जो पीले रंग का होता है और काफ़ी उसके अंदर रस भी होता है। देसी नींबू मेरे पास है जिसको कागजी नींबू बोलते हैं। ये देसी होता है जो बीज से उगाया जाता है, इसको ग्राफ्ट नहीं किया जाता। कहते हैं जब इसको नींबू लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नींबू लगते हैं, छोटे छोटे से साइज़ के काफ़ी सारे नींबू। अनार का सीज़न अब शुरू हो चुका है। अनार का सर्दी के दिनों में इसकी सारी ब्रांचेस नंगी हो जाती हैं, मतलब कोई भी पत्ता बाकी नहीं बचता। ऐसे लगता है जिस तरह ये मर गया हो। लेकिन जैसे ही बाहर के दिन शुरू होते हैं 15 फरवरी के बाद,
तो इसके नए नए पत्ते भी निकलना शुरू हो जाते हैं डेड ब्रांचेस के अंदर। एक नई जान सी आने लगती है बाहर के दिनों में पौधों के अंदर, जिनकी ग्रोथ बिल्कुल ही थम चुकी होती है और ऐसे लगता है जिस तरह ये मर रहे हैं या मर गए हैं। तो जैसे ही बाहर के दिन आते हैं तो इनकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगती है और काफ़ी दिल को खुशी भी होती है। खुबानी का भी मेरे पास पौधा है, अब इसकी भी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये जितने भी पौधे हैं फ्रूट वाले सभी को धूप अच्छी लगती है। अगर इनको धूप में आप नहीं रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी इनको फ्रूटिंग होगी। और ये मीठे का पौधा, इसकी भी अब अच्छे से ग्रोथ चल रही है, नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। देखिए कितने शाइन कर रहे हैं पत्ते। इसको फ्रूट लगेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये गमले के अंदर लगा हुआ है और इसको एक ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, लार्ज स्पेस की। एवोकाडो की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। इसकी ग्रोथ तो करीब 3 से 4 महीने वहीं पर थी जैसे हमने इस पॉट के अंदर शिफ्ट किया था, और उसके बाद जब मैंने इसको धूप में रखा करीब 2 महीने पहले, तो अब आकर इसकी ग्रोथ नई शुरू हुई है, नए नए पत्ते और ब्रांचेस निकल रही हैं। इसको भी फ्रूटिंग शुरू होगी ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये भी एक गमले के अंदर लगा हुआ है। और कहा जाता है कि गमले के अंदर सही तरीके से फ्रूटिंग नहीं होती, क्योंकि रूट सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, उनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन गमले के अंदर इतनी जगह नहीं होती। एनीवे देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा। मुझे फ्रूट्स वाले पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी दुख भी होता है। इतनी स्पेस मैंने कवर कर दी है इन पौधों के लिए, लेकिन ये फ्रूटिंग नहीं कर रहे। बैंगन के ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, जैसे ही इनको फ्रूटिंग शुरू होती है, ये वही पौधे हैं जिनकी हमने सीडलिंग की थी। आई थिंक इनकी वीडियो भी आप लोगों ने देखी थी, हमने किस तरह इनको ट्रांसप्लांट किया था। और अब ये फ्रूटिंग पर आ रहे हैं। इनको फ्लावरिंग अच्छे तरीके से शुरू भी हो चुकी है। गर्मी के दिन भी अब आ रहे हैं और फुल धूप में भी रखा हुआ है, इसलिए इनको जल्दी ही फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। SK22 मिर्च के ऊपर भी वीडियो बन रही है, उसका पार्ट 3 आई थिंक आप लोगों ने देख लिया हुआ है, लेकिन पार्ट 4 तब अपलोड करूँगा जब ये फ्रूटिंग के ऊपर आ जाएंगे। मैंने क्या क्या इनके साथ किया, किस तरह बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट किया, कौन कौन सा खाद मैंने यूज़ किया, उसके ऊपर वीडियो बन रही है। जैसे ही कंप्लीट होगी, मतलब इनको जब मिर्चें लग जाएंगी मैं उतारूंगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जैलोपिनो के ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है। ये है जैलोपिनो का पौधा। 3 पौधों के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और उनके साथ क्या क्या मैंने किया वो सब इस वीडियो के अंदर आपको देखने में मिलेगा। जैसे ही ये कंप्लीट होती है वीडियो को अपलोड करूँगा। यहाँ पर बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबी होने का ख़तरा भी होता है। एडेनियम के पौधे की ग्रोथ वहीं पर अभी तक रुकी हुई है, क्योंकि जहाँ पर इसको मैंने रखा हुआ है यहाँ पर ज़्यादा केयर नहीं हो पाती। और गर्मी के दिन आ चुके हैं, अब इसकी अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी, नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो जाएंगे और मे भी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाए। मैंने एक बात नोट की है कि लाहौर सिटी में, मतलब पाकिस्तान लाहौर में, एडेनियम को ठीक तरीके से फ्लावरिंग नहीं होती, चाहे उनकी जितनी भी केयर कर ली जाए। या मे भी हो सकता है कि मुझसे इसकी केयर ठीक तरीके से नहीं हो पाती, लेकिन फूल लगे या ना लगे ये पौधा देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है। मेरे लिए यही काफ़ी है। और मैंने मिट्टी के पॉट के अंदर, जिसके अंदर हमने कंपोस्ट बनाई थी, अब देखिए नया मटेरियल मैंने ऐड कर दिया है। मटर के छिलके भी हैं, धनिए के छिलके, टमाटर के छिलके, सभी कुछ इसके अंदर मौजूद है। डालने के बाद इसको मैंने ढक दिया है ताकि हवा इन आउट ना हो सके और बहुत जल्दी ये डिकम्पोज भी हो जाए और हमारी नई कंपोस्ट भी तैयार हो जाए। सबसे ठंडी खाद माना जाता है पत्तों की खाद। पत्तों की खाद बिल्कुल ठंडी होती है। सर्दी के दिनों में मैंने पत्तों को इकट्ठा किया किसी नर्सरी से और इस डिब्बी के अंदर डालने के बाद पत्तों के ऊपर पानी का अच्छे तरीके से शावर किया और इसके ऊपर एक ढक्कन सा दे दिया। मॉइस्चर मिलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही डिकम्पोज हो रहे हैं और पत्ते अब गल रहे हैं। बहुत जल्द ये बिल्कुल ही काले हो जाएंगे और उसके बाद इसका पाउडर सा बनने लगेगा। देन हम इसको अपने पौधों में यूज़ करेंगे तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलता है। पत्तों को ग्राइंड करने के लिए मैं मशीन की तलाश में था, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई। अगर आपको कुछ आइडिया हो कि कहाँ से मिलेगी, मुझे छोटी सी मशीन में लेना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं पत्तों को डालूँ, वेस्ट को डालूँ और वो बारीक मटेरियल बना दे। अगर आपको मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आप लाहौर से हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिटी मैं नहीं जा पाऊँगा। थाइम के ऊपर भी मैंने वीडियो अपनी बनाई है, लेकिन अभी आप लोगों ने देखी नहीं है। थाइम एक हर्बल प्लांट है जिसके काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं और इसको फ्लावरिंग भी होती है, तो इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। जैसे ही ये फूलों के ऊपर आएंगे तो मैं वीडियो को कंप्लीट करूँगा। बहुत से पौधे मैंने छोटे गमलों के अंदर भी शिफ्ट किए हुए हैं। ये छोटे गमले के अंदर काफ़ी सारे पौधे मैंने लगाए हुए हैं। देखेंगे किसको फ्लावरिंग जल्दी होती है। इनको मैंने रखा हुआ है शेडी एरिया में और दूसरे वाले को मैंने रखा हुआ है फुल धूप में, जहाँ पर 6 से 7 घंटे धूप आती है। मेरे तुलसी के पौधे की ग्रोथ तो अच्छी ही थी, आप लोगों ने देखी भी थी, लेकिन बच्चों ने इनको जान के तोड़ा, क्योंकि मैं उनको रोकता रहता हूँ कि यहाँ पर ना खेला करो। मेरी 2 ब्रांचेस यहाँ से निकल रही थी और उन्होंने काट दी। उसके बाद मैंने इसको एज अ कटिंग लगाने की कोशिश की, लेकिन ये गल गई। एनीवे कोई बात नहीं, ये सब कुछ चलता है गार्डनिंग में। इसकी यहाँ से मे भी ग्रोथ शुरू हो जाए।
मेरा अमरूद का पौधा जिसको मैंने बीज से उगाया था, ट्रंक इसका देखिए कितना थिक हो चुका है, मोटा हो चुका है, और इसकी ऊपर से ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसको मैं टाइम टू टाइम पिंच करता रहता हूँ, मतलब ऊपर से नई ब्रांचेस निकलती हैं तो मैं इनको तोड़ देता हूँ ताकि ये ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो और ये ज़्यादा फैल ना जाए। पिंच मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि ये मिडगट भी रहे और नीचे से इसका ट्रंक और ब्रांचेस मोटी हों, ये जल्दी मेच्योर हो जाए और इसको जल्दी ही फ्रूटिंग भी हो। कुछ पौधे अजवाइन के इस टब के अंदर भी मैंने फेंके हुए हैं, मतलब इसके अंदर सीड्स मैंने फेंक दिए थे, यहीं पर वो जर्मिनेट हो गए, इनको भी अब फ्लावरिंग हो रही है। बहुत कुछ अभी बाकी है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा फूलों वाले पौधे नहीं होते क्योंकि मैं सबकी केयर नहीं कर पाता। चलिए अब टमाटर के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं भी काफ़ी थक गया हूँ बोल बोल के। अभी हमारे पास कैलेंडुला भी बाकी हैं। कैलेंडुला के ऊपर भी वीडियो बन रही है कि हमने उसको किस तरह बड़ा करना था और कब फ्लावरिंग शुरू हुई, और इसके फ्लावरिंग और इसकी वीडियो मैं तब कंप्लीट करूँगा जब इनके बीज मैं हार्वेस्ट कर लूँगा, ताकि हम चाहते हैं कि हमने जो पौधे उगाए हैं उनके फूलों में से बीजों को लिया जाए और स्टोर कर लिया जाए आने वाले सीज़न के लिए। जब सर्दी के दिन शुरू होने वाले हों दोबारा से हम इनकी सीडलिंग कर सकें। इनके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, बहुत जल्द वो देखने में आप लोगों को मिलेगी। पोपी के ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है। पोपी एक फूल होता है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। इसको भी अब बडिंग शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियो कंप्लीट होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये इसको बड खिल रहा है और मेरे एक गुलाब के पौधे को बहुत ही खुशबूदार फूल भी खिला हुआ है जो 3 दिन से खिला हुआ है। इसका इतना वेट है कि इसकी ब्रांच भी बेंड ले रही है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही स्वीट स्मेल आती है इसमें से, देखने पर बहुत ही दिलकश लगता है और इसकी खुशबू 5 से 6 फुट दूर तक जाती है। ये रहे हमारे वो टमाटर के पौधे जिनके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। जैसे ही मैं हार्वेस्ट कर लूँगा, टमाटर उतारूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके अंदर मैं केमिकल इस साल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं नीम ऑयल का स्प्रे यूज़ करता हूँ हर हफ्ते, ताकि इसके ऊपर एफर्ट्स ब्लैक तेला वाइट फ्लाई अटैक ना करें। इस बार मेरे किसी भी टमाटर के पौधों के पत्तों के ऊपर ब्लैक एफर्ट देखने पर, मतलब काले कीड़े देखने पर नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि मैं हर 7 दिन के बाद इनका ट्रीटमेंट करता हूँ। हर पौधे को फ्लावरिंग भी हो रही है और उनको फ्रूटिंग भी हो रही है। ये देख सकते हैं आप, गुच्छे लगे हुए हैं टमाटरों के और बहुत जल्द ये उतारने के काबिल भी होने वाले हैं। इनको मैं कंपोस्ट टी भी दे रहा हूँ और जो छोटे से गमले के अंदर मैंने लगाया हुआ है उसकी ग्रोथ भी हो रही है। इसको भी टमाटर ये देखिए लग चुका है और फूल भी खिले हुए हैं। बहुत जल्द ये फूल भी टमाटर की सूरत लेने लगेंगे। इनको मैं हर 4 से 5 दिन के बाद कंपोस्ट टी भी ऑफ़र कर रहा हूँ, मतलब गाय के गोबर को 24 घंटे के लिए पानी के अंदर डिप कर दीजिए, भिगो दीजिए, करीब 5 लीटर पानी और आधा किलो गाय का गोबर, या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, नो इशू। और ये पानी 24 घंटे के बाद जाता है मेरे टमाटर के पौधों के गमलों के अंदर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए गाय का गोबर किसी चीज़ से कम नहीं है। ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। कुदरत ने गाय के गोबर के अंदर बहुत ही पावर रखी है। इसके अंदर एनपीके की ताकत है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। और खाली सिर्फ 3 चीज़ें ही नहीं, इसके साथ ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं जो पौधों की ज़रूरत होती है। वो सभी कुछ गाय के गोबर के अंदर मौजूद है। सिर्फ हमें ज़रूरत है इसको यूज़ करने की, और हमें यूज़ टू होना पड़ेगा इसके लिए। जैसे जैसे हमें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है तो हमें गार्डनिंग करने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है और हम केमिकल से दूर होने लगते हैं, जिस तरह इस साल मैं केमिकल से दूर रहा। ये मेरे टमाटर बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, इतने ऑर्गेनिक है कि डायरेक्ट मैं फ्रूट को उतारूं और धोए बिना ही मैं खा जाऊं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी हेल्थ के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो, मतलब बुरा असर ना हो। मैंने कैमोमाइल की सीडलिंग भी की थी। कैमोमाइल एक हर्बल प्लांट होता है जिसके रैक बाहर के मुल्कों में सेल होते हैं, मतलब जब इन पौधों को फूल लग जाते हैं, फूलों को हार्वेस्ट करने के लिए रैक होते हैं जो मार्केट में सेल होते हैं। तो ज़रा सोचिए कितना बेनिफिट हो सकता है उन फूलों का जिनके रैक अलग से सेल होते हैं, क्योंकि इसके फूलों की बनती है चाय, वो एक हर्बल प्लांट होता है। और हाँ, याद आया, मेरे आलू के पौधे की ग्रोथ भी हो रही है, जिसकी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो तो ठीक तरीके से सर्वाइव ना कर पाया, क्योंकि इस पौधे को इस गमले को मैंने रखा था दूसरे टेरेस पर जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। बच्चों का जस्ट एक बार ही इसके ट्रंक को बॉल लगा और इसका ट्रंक नीचे गिर गया। उसके बाद पौधा मुरझाना शुरू हो गया तो ये फेल हो गया। उसके बाद दोबारा से मैंने आलू को इसके अंदर लगाया और अब इसकी ग्रोथ हो रही है। इसको मैंने दूसरे टेरेस पर रखा है जहाँ पर फुल टाइम के लिए धूप नहीं आती, लेकिन आलू के पौधे को फुल टाइम के लिए धूप की ज़रूरत होती है। अब देखेंगे इसका क्या रिजल्ट मिलता है इस टेरेस पर। और एक छोटे से गमले के अंदर मैंने टमाटर के बीज डाल दिया था, इसका पौधा यहाँ से बना और ये देखिए इसको फ्रूट भी लग चुका है, मतलब टमाटर भी लग चुके हैं। टमाटर उगाना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हम समझते हैं। बेसिकली हमें फोकस रखना पड़ता है 2 चीज़ों के ऊपर, मिट्टी के ऊपर और पानी के ऊपर, लेकिन यही चीज़ें तो हमें समझ नहीं लग पाती। ये देखिए मेरा बोनसाई कितना ही खूबसूरत दिख रहा है। ये इसकी लुक देखिए कितनी ही ओल्ड लग रही है।
इसकी मूंछें मतलब इसकी दाढ़ी भी निकल आई है, इतना ओल्ड इंप्रेशन दे रहा है। और एक रूट तो इसकी गमले के बाहर वाली साइड पर भी आ चुकी है, काफ़ी पुराना दिखता है ना। बोनसाई के लवर पाकिस्तान में बहुत ही कम हैं, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस बनाना भी कम कर दी, क्योंकि बोनसाई को सीखने के लिए बहुत कम लोग हैं। पहले मेरी काफ़ी वीडियोस आती थी बोनसाई के ऊपर, लेकिन अब मैं कभी कभी बनाता हूँ। अब बाहर के दिन शुरू हो रहे हैं, जिन पौधों के पत्ते झड़ गए थे अब नए सिरे से उनके पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। मनी प्लांट के पत्ते सर्दी के दिनों में झड़ जाते हैं, जो आउटडोर पड़ा हो मिट्टी के अंदर पौधा लगा होता है। और जैसे ही 15 फरवरी गुजरती है तो आहिस्ता आहिस्ता नए नए पत्ते निकलना शुरू भी हो जाते हैं। मेरे पौधे के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसकी ब्रांचेस आप देख सकते हैं सारे के सारे पत्तों के बगैर हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता इनके पत्तों की ग्रोथ भी हो रही है। इसलिए आप घबराया मत करें, कोई खाद के ऊपर फोकस मत रखा करें। सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका, मिट्टी कैसी होनी चाहिए और पानी कैसा होना चाहिए। मतलब मिट्टी ऐसी हो जिसके अंदर रूट्स अच्छे से डिवेलप हों, और पानी हम तब दें जब पौधे की ज़रूरत हो। और ये आहिस्ता आहिस्ता ही एक्सपीरियंस आता है, एकदम से नहीं आता। वीडियोज़ देखने से आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल करने से आपका नॉलेज बढ़ता है। मैंने ना तो एग्रीकल्चर का कोई कोर्स किया और ना बॉटनी का, मुझे ये सब कुछ आया खुद से ही। प्रैक्टिकल करते जाइए, फेल होते जाइए, एक टाइम आएगा आप पास ज़रूर होंगे। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा किस पौधे को लास्ट टाइम हमने किस गलती की वजह से मार दिया था, और अब वो गलती नहीं करनी। ये तो एक्सपीरियंस होता है टाइम टू टाइम, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है, एकदम से नॉलेज नहीं आ जाता। वंडरिंग जी के ऊपर मेरी वीडियो अभी तक बन रही है। इसको हमने किस तरह कटिंग के थ्रू लगाना था, जब इसकी रूटिंग शुरू हुई हमने इस गमले के अंदर शिफ्ट किया, और जब इसकी ब्रांचेस साइड पर लटकने लगेंगी तो वीडियो को कंप्लीट करके शेयर करूँगा। और कुछ सेकुलेंट प्लांट भी मैंने इस बार लाए थे, जो काफ़ी हद तक मैंने सेल कर दिए और अभी भी काफ़ी पड़े हुए हैं मेरे पास। सेकुलेंट प्लांट और कैक्टस प्लांट बहुत ही ढीठ होते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं। और एक मैं लेकर आया था मिर्च हाइबिस्कस, जिस नर्सरी का मैंने ओवरव्यू बनाया था वहाँ पर ये काफ़ी सारे पौधे पड़े हुए थे, मिर्च जैसे पौधे, मिर्च जैसे फूल लगते हैं इसको, हाइबिस्कस को, जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला कि इसको मैं बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर सकूं। जैसे वहाँ से लेकर आया था, जिस शॉपर के अंदर मैं लेकर आया था वैसे ही पड़ा हुआ है। इसकी रूट्स देखिए गमले से बाहर निकल रही हैं। मैं अकेला हूँ इसलिए सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता। अब खाद देने का टाइम आ चुका है पौधों को, आप भी खाद देना शुरू कर दें। गाय का गोबर हो, कंपोस्ट हो, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो आप यूज़ कर सकते हैं अपने गमलों में। चाहे कंपोस्ट हो चाहे गाय का गोबर है, हर 7 दिन के बाद एक मुट्ठी लीजिए और गमले के अंदर डालकर गुड़ाई कीजिए और पानी दे दीजिए, क्योंकि अब पौधों की ग्रोथ का सीज़न भी शुरू हो चुका है। आई थिंक इतना बोलना काफ़ी रहेगा मेरा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।